अगला चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। आज ये भी ख़त्म करूँगा, अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर दूँगा। अब मेरे दिमाग में है कि इस वीक में चैप्टर ख़त्म है, मतलब नेक्स्ट में, और फिर रेगुलर आपकी ऑप्टिक्स की क्लास चालू कर दूँगा। पहले ये तो कर ले। क्या? पूरा ख़त्म करूँगा। हाँ, और कोई कुछ कह रहा था? एस एच एम वेव बेटा ये जब ख़त्म हो जाएगा ना, तब उसके बाद जैसे ये वाली क्लास होती थी ना ऑप्टिक्स की, वैसे एस एच एम वेव की भी मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट मंथ से, तो शायद स्टार्ट कर दूँ। गंदा सा चैप्टर, मेरा तो मन भी नहीं है पढ़ाने का। वेव तो बिल्कुल नहीं, एस एच एम तो बहुत अच्छा चैप्टर है, वेव गंदा सा चैप्टर है। एस एच एम खुद से पढ़ लोगे? चलो अब आज हम बात करने वाले स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम में बेटा दो टाइप के स्पेक्ट्रम हैं आप लोगों के सिलेबस में, हम ये दोनों बात करेंगे। एक है एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन, और एक है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये दोनों आप लोगों ने केमिस्ट्री में डील किया हुआ है, मैं इसके बारे में आप लोगों से जानना चाहता हूँ क्या होता है। चलो, अधूरा ज्ञान। चलो, और कुछ कोई बताना चाहेगा? काफ़ी हद तक सही जा रहे थे आप। अच्छा, तो ये कलर एमिट कैसे करता है? कोई पहले से लाइट डालते हैं इस पर, तो फिर तो एनर्जी उसको कहीं से मिलती तो होगी पहले, अपनी मर्जी से थोड़ी अपनी एनर्जी हीट करते हैं। वेरी गुड, कैसे हीट करते हैं? अच्छा, तो मैंने बता दिया था हीट वाला कंसेप्ट तो तुम लोगों को। चलो आज देखते हैं इसको फिर। ये एक्सपेरिमेंट कुछ अलग नहीं है, ये वही एक्सपेरिमेंट वापस से कर रहे हैं हम लोग जो आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा था। वैक्यूम ट्यूब देखा था, तो उसमें वैक्यूम था ट्यूब। अब उस ट्यूब में मैंने कुछ गैसेस भरी। तो पहले लेटस से मैंने की उसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया, ठीक है। तो मैंने एक ट्यूब लिया, और इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, और मैंने क्या किया, इसे बहुत हाई वोल्टेज पे करंट सप्लाई किया। क्या अंदर करंट फ्लो करेगा? जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा तो करेगा। ये लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास डिफरेंस होता है। और अगर वो करंट ट्रांसफ़र करेगा तो बेटा एयर में कॉलिजन के चांसेस सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हीट जनरेट होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी इनको। और इस एनर्जी की वजह से जब एटम्स को एनर्जी मिलने लग गई तो उनके इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और देन आफ्टर क्या हुआ, उन्होंने कुछ अलग से इसमें से लाइट एमिट करनी शुरू कर दी। क्या गैसेस ही ऐसा करते हैं हीट करने पर? नहीं, सब एलिमेंट्स करते हैं। लोहे को गर्म कर दो, देखो ऑरेंज कलर का हो जाता है, हो जाता है ना। तो लगभग सब एलिमेंट्स करते हैं हीट जनरेट। कभी वेल्डिंग करते हुए देखा आप लोगों ने? कैसा कलर एमिट होता है? वाइट? नहीं यार, वेल्डिंग जब कर रहे होते हैं तब ब्लू कलर एमिट होता है। दैट इज रिजेंबल विद कलर ऑफ स्टार। हाँ, स्टार का कलर वैसा ही होता है। या थंडरस्टॉर्म, तो जब बहुत एक्सेसिव हीट होती है ना तो ब्लू कलर दिखाई देता है, और बहुत कम हीट होती है तो रेड कलर, ठीक है। आप इसे अपने घर के गैस से भी कंपेयर कर सकते हो। जो आपका गैस स्टोव होता है ब्लू कलर से, ब्लू कलर में देता है वो, कम्प्लीटली कम्बस्ट गैस होती है उसमें। चलो छोड़ो, वापस इधर आते हैं। तो इसने कलर एमिट करना शुरू कर दिया। इस एमिटेड लाइट को, इसने लाइट एमिट करना शुरू कर दिया। मैंने इस लाइट को क्या किया बच्चे, एक प्रिज्म से पास कराया, थिन प्रिज्म से। क्या होगा,
क्या होगा? लाइट का डिस्पर्जन होगा। और मुझे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कलर्स दिखाई दिए, कुछ स्पेसिफिक कलर्स दिखाई दिए। ये एक्सपेरिमेंट निल्स बोर के एक्सपेरिमेंट से पहले का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। इसी बात को रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे, ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है, फिर वापस लेके आएंगे। कुछ स्पेसिफिक कलर दिखाई दिए मुझे। फिर मैंने हीलियम लिया, कुछ अलग कलर दिखाई दिए। तो सभी सब्सटेंस में अलग अलग कलर दिखाई दे रहे थे। पहले प्रॉब्लम समझते फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। हर सब्सटेंस के लिए कुछ अलग अलग हो रहा था। और ऐसा नहीं था कि हाइड्रोजन के लिए मैंने मान लो कि इंडिया में क्या एक्सपेरिमेंट कुछ और कलर दिखाई दे रहा है और यूएसए में गए कुछ और। हाइड्रोजन के लिए हमेशा सेम कलर्स दिखाई दे रहे थे, फिक्स था। कि मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ग्रीन कलर और रेड कलर ले लेते हैं, एक मिनट के लिए एग्जांपल। तो रेड और ग्रीन दिखाई दे रहा था, बाकी सब मिसिंग थे, रेड और ग्रीन दिखाई दे रहा था। फिर ये एक्सपेरिमेंट मैंने कभी भी परफॉर्म किया तो मुझे रेड और ग्रीन ही दिखाई दिया। इनफैक्ट वोल्टेज मैंने 20,000 कर दिया तो भी यही दिखाई दिया, ठीक। फिर मैंने हीलियम लिया, उसके लिए कुछ और दिख रहा था, ठीक है। तो सभी गैसेस के लिए मुझे ये पता चल गया कि यार सब गैस के लिए स्पेक्ट्रम प्रोफाइल अलग अलग होती है। और जानते हो जब तक एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट पता नहीं था तब तक हम गैस कैसे पहचानते थे? ऐसे। इससे पहले सोचो आप एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको एटम्स के बारे में नहीं पता, आप कैसे पहचान जाओगे हाइड्रोजन गैस है? ये है आपके पास ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस है मतलब ये स्पेसिफिक कलर्स देगा वो, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फिक्स प्रिंसिपल बना लिया था उस टाइम तक। पहला क्लियर, इसे कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ये क्लियर हुआ? क्या होता था इसमें, क्यों होता था, ये अब बताऊंगा मैं आगे चल के। कोई डाउट? इस ट्यूब के अंदर रखी अपन ने गैस, बिल्कुल। मैंने इसमें करंट पास करवाया ट्यूब में, तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई और मुझे यहाँ से कुछ लाइट रेज निकलती हुई दिखाई दी। उस लाइट रेज को मैंने प्रिज्म से पास किया तो डिस्पर्स हो गई। डिस्पर्स हो गई तो मैंने स्पेसिफिक कलर्स देखे कौन कौन से दिख रहे हैं। इनफैक्ट ये तो शुरुआत की बात है, मुझे कलर्स दिखाई दिए। मोस्टली तो कलर्स दिखेंगे ही नहीं आपको। अल्ट्रा वायलेट रेंज, इंफ्रा रेड रेंज, वो सब दिखेंगे क्यों? नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो वो सब तो मुझे दिखाई नहीं देता है। ये कहानी क्लियर। फिर मैंने यही एक्सपेरिमेंट एक दूसरे तरीके से करने की कोशिश की। मैंने क्या किया, यही सेम ट्यूब ली और इसके अंदर गैस भर दिया। यही सेम ट्यूब ली, फिर से गैस भर दिया इसमें। और मैंने इस बार क्या किया, पिछली बार तो मैं इसे करंट दे रहा था, इस बार मैंने सोचा अगर मैं इस पर लाइट ही पुट कर दूं तो डायरेक्ट वाइट लाइट मैंने इस पर पास करवाई, ठीक है। फिर यहां से कुछ लाइट रेज निकली बाहर, उसको मैंने स्पेक्ट्रम से पास कराया और मुझे कुछ अलग ही चीज देखने को मिली। वैसे क्या होना चाहिए था, डिस्पर्स होना चाहिए था। कितने कलर्स में? 7 कलर्स में। पर ये देखो हमारे दोस्त ने क्या किया, एक्चुअली में ये रेडिएशंस बेटा 3800 से 7800 के आसपास होती है एंगस्ट्रॉन में अगर बात करूँ तो। पर अपन 4000 से 8000 मान के चलते हैं। तो मैं आपसे पूछूं इसमें कितने कलर्स होते हैं? जो विजिबल कलर्स होते हैं इसमें कितने कलर्स होते हैं? अगर मैं बोलूं कि इनफाइनाइट होते हैं तो 7 कलर्स क्यों? इनफाइनाइट कलर्स हैं। आप प्रॉपर डिस्पर्जन लो, हर एक वेवलेंथ के लिए अलग अलग मिलेगा। मान लो 5000 के लिए कुछ और मिलेगा, 5001 के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा बट होगा। 5001.12 के लिए कुछ अलग सा डिफरेंस होगा। तो इनफाइनाइट कलर्स हैं इसमें। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मैंने नोटिस किया कि इसमें कलर्स डिस्पर्स हो रहे थे, वॉयलेट, इंडिगो और ऐसे करके डिस्पर्स हो रहे थे। अचानक से बीच में एक ब्लैक लाइन आ गई, कोई लाइट रे नहीं है, ब्लैक लाइन आ गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो फिर से एक और ब्लैक लाइन आ गई। ब्लैक लाइन मतलब यहां पर कोई लाइट ही नहीं आ रही थी इस डिस्पर्जन पॉइंट पे। वैसे तो सारे होने चाहिए थे, मतलब एक ब्लैक लाइन बेटा उसमें आ गई, इसका मतलब वहां पर कोई कलर है ही नहीं। ब्लैक इज द एब्सेंस ऑफ ऑल द कलर्स, वहां पर कोई कलर ही नहीं आया। तो ऐसा कैसे हो गया, डिस्पर्जन बीच में ही कैसे गायब हो गया? तो देखो, अगर ये सारे कलर आते तो मैं इसे कहता कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। पर अगर कोई कलर मिसिंग है तो इसे कहा जाता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम।
लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कलर्स मिसिंग थे, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कलर्स मिसिंग थे, या फिर अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूँ कि कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग थे, या फिर मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग थी, चलेगा, एक ही बात है। यानी कुछ स्पेसिफिक कलर्स मिसिंग थे, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ मिसिंग थी। तो बेटा अब ये फिर कहानी क्लियर नहीं हो रही, ये कैसे हो गया? इनके बीच में कोई ये भी सिमिलैरिटी नहीं थी कि मान लो हर 200 के बाद या 400 के बाद ऐसा गायब हो रहा हो, कोई 400 के बाद हो रहा है, कोई 300 के बाद हो रहा है, कोई 105 के बाद हो रहा है, कोई सिमिलैरिटी पैटर्न ही नहीं था, कहीं पे भी गायब हो रहे थे। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की, हाइड्रोजन गैस ही थे दोनों तरफ एक बार के लिए मान लो, तो यहाँ पर जो कलर मुझे मिल रहे थे ना, वही कलर एक्चुअली में वहाँ पर एब्सेंट हो रहे थे। जो कलर एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस के लिए मुझे यहाँ पर मिले, वही कलर वहाँ पर एब्सेंट भी हुए थे, ठीक है। ये बात याद रखना, ये बात फिर मैं नील्स बोहर में क्लियर करूँगा। क्लियर यहाँ तक की कहानी? इसे क्या नाम दिया? एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको क्या नाम दिया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि इसने स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर हुआ? ये कहानी क्लियर है? हाँ बालक, कुछ कहना चाहते हो? नहीं, इजी। चलो, हाँ बालक, दोनों में मैंने हाइड्रोजन ही रखा है फिलहाल, वैसे आप दोनों में कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई। बेटा इसमें सिर्फ इसने वो वाली वेवलेंथ्स दी जो यहाँ पर मिसिंग थी। देखो इसमें सारे कलर्स थे, सिर्फ मिसिंग एक दो कलर्स थे, उसमें आए ही सिर्फ एक दो कलर्स थे। हाँ दोनों ट्यूब, बेटा इसमें नेचर नहीं, इसमें मैंने करंट से लाइट जनरेट करी थी, मतलब मैंने इसमें, इसने अपनी हीट की वजह से लाइट एमिट करी थी एनर्जी, और वहाँ पर मैंने लाइट दी थी, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हुआ, बाकी की लाइटें आ गई। नहीं समझ वाली बात, प्रिज्म से पास कराई, वाइट लाइट पास कराई, तो इसने बाकी की लाइट रे एब्जॉर्ब नहीं की, बाकी की लाइट रे पास करा दी, बट कुछ स्पेसिफिक कलर को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आई बात? कुछ कलर्स को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस बात को रदरफोर्ड अपने मॉडल में समझा ही नहीं पाया यार, कि अगर मान लेते हैं तुम्हारा कहा हुआ एटम सही है, उन्होंने बहुत कुछ बता दिया था रदरफोर्ड ने, अगर आपको याद हो तो उन्होंने बता दिया था एटॉमिक नंबर होता है, सारा मास सेंटर पे होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बहुत कुछ बता दिया था। तो फिर उनसे कहा गया कि अगर आपकी बात सही है तो बताओ इसको, ये क्यों हो रहा है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो यही थी ना, मैंने क्या कहा था, बाकी दो जो आप ड्रॉबैक जानते हो वो दोनों तो रिजॉल्वेबल थे, बोहर ने रिजॉल्व कर दिया, ये रिजॉल्वेबल नहीं था। ये बात समझनी है कि कैसे रिजॉल्व हो। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? क्या लगता है आपको, अगर आप निल्स बोहर की जगह होते तो क्या मानते, क्या करते? क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? चलो देखते हैं, जैसा आप कह रहे हो उसको भी समझ के देखेंगे, ठीक है। तो एक बालक ने कुछ समझाने की कोशिश की और लगभग सही जा रही हो, ठीक है। तो चलो अब मैं नील्स बोहर की जगह बैठकर खुद को थोड़ी देर सोचने की कोशिश करता हूँ। खैर उन्होंने 2 साल लगाए थे रिसर्च में, मैं 2-5 मिनट में रिसर्च करता हूँ, ठीक है। तो कौन बड़ा साइंटिस्ट, नील्स बोहर या मैं? कौन बड़ा साइंटिस्ट? नील्स बोहर। उन्होंने पहली बार सोचा था और मैं पढ़ के सोच रहा हूँ, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं एक एटम बनाता हूँ, फिर मैं वापस लेके आऊँगा यहाँ पर। ये न्यूक्लियर, ठीक है। अच्छा न्यूक्लियस और एटम के अकॉर्डिंग अगर आप सोचो तो न्यूक्लियस कितना बड़ा पार्ट होगा एटम का? आप ये समझो कि एनसीईआरटी ने जो लिख के बता रखा है आपको, ये बता रखा है कि अगर आपका जो कमरा है ना, इस कमरे में एक सुई की नोक के बराबर है न्यूक्लियस, इस पूरे कमरे में एक सुई की नोक के बराबर, 1 लाख गुना छोटा है। 1 लाख गुना छोटा किसे कहते हैं? पूरा एटम जो है उससे 1 लाख गुना छोटा, बहुत बड़ी चीज़ है। तब मैं उतना छोटा बनाऊंगा तो न्यूक्लियस आपको दिखेगा ही नहीं।
ये एक एटम बनाने की कोशिश की मैंने, अब जो भी बन गया देख लो, ठीक है। इस एटम के लिए मैंने आप लोगों से एनर्जी कैलकुलेट करवाई थी आई गेस। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मान लेते हैं हाइड्रोजन का ही एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। नेक्स्ट के लिए, उसके नेक्स्ट के लिए मेरे हिसाब से यही निकाला था आप लोगों ने, ठीक है। अब मुझे एक छोटी छोटी सी बातें सोच के बताओ, बोहर का थर्ड पॉस्टुलेट याद है? अच्छा, आपको पता है नील्स बोहर को नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था नील्स बोहर को किस एक्सपेरिमेंट के लिए मिला था? एटम बताने के लिए। उन्होंने एटम बताया कहाँ? अभी तक आपने जो भी पढ़ा हो सब तो रदरफोर्ड ने बताया था, बस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये समझाने के लिए उनको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है ना, क्योंकि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझा पाए थे। ये बहुत अच्छी कहानी है। तो ज़रा बेटा ये बताना, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में कितना एनर्जी गैप है? बताओ। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितना गैप है? फर्स्ट और थर्ड, हाँ आराम से सोच लो, कैलकुलेशन ही तो है छोटी सी। पक्का? मेरे को क्यों लग रहा है 12.89 है। पक्का 12.09? चलो, तो 12.09 फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बताना। फर्स्ट और फोर्थ के बीच में सोचो आराम से, तब तक मैं कुछ और भी कर लेता हूँ एक। वैसे गलती से ही सही, लेकिन सही एटॉमिक मॉडल की तरफ जा रहा है ये इन्फिनिटी है, ठीक है। इनफाइनाइट ऑर्बिट माना मैंने, वैसे कोई ऑर्बिट होता नहीं है इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट माना। और यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी इनफाइनाइट पे? 0। ये एनर्जी कौन सी है बच्चों? ये जो एनर्जी लिखी है कौन सी एनर्जी है? ऑर्बिट्स की एनर्जी नहीं होती, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है ये। न्यूक्लियस ने किस एनर्जी से बाइंड करके रख रखा है इलेक्ट्रॉन को, वही तो है बाइंडिंग एनर्जी। पढ़ा था कैसा केमिस्ट्री में कभी बाइंडिंग एनर्जी? याद है कुछ? नहीं पढ़ा ना? हाँ गुड। बाइंडिंग एनर्जी नहीं पढ़ा तुमने पीरियोडिक टेबल में? अरे नालायक, कंपेयर करने के लिए आता है किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, क्या बात कर रहे हो? ये है। क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक है ना दुनिया में? फिर ज़्यादा आलू खा लिए? चलो नेक्स्ट वन, ये वाला बताओ। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, ये सब एनर्जीज मैंने क्या लिखी है कि अगर सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? 10 मतलब कितनी एनर्जी लूज करेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड से डायरेक्ट फर्स्ट में आता है तो कितना? 12.9। इसका तो बताया नहीं आप लोगों ने। हाँ, फोर्थ से फर्स्ट में आता है तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन्फिनिटी से आता है तो ये सब प्लस का है, इधर इधर की तरफ मूव करवा रहा हूँ मैं, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना चाहिए होगा। फिर ये फर्दर और भी एटम्स के और भी इसके लिए निकालेंगे। अब मैं सबके लिए नहीं निकालने वाला हूँ, आपको एक तरीका समझाने वाला हूँ। पहले ये समझ गए कि अगर फर्स्ट से डायरेक्ट सेकंड से डायरेक्ट फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो देखो पहले तो सेकंड में पहुँचा कैसे होगा? एनर्जी लेकर पहुँचा होगा, और वहाँ से वापस आता है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लॉस करेगा। या फिर ऊपर जाएगा तो जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर
इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट आता है या फिर जाता है तो कितना रिक्वायर्ड होगा? डायरेक्ट निकाल सकते हो इन दोनों का डिफरेंस? निकाल रखा है आप लोगों ने, कितना? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही थर्ड में अगर फोर्थ से आता है तो मैं निकाल सकता हूँ, और थर्ड में अगर इन्फिनिटी से आता है तो भी निकाल सकता हूँ। इन्फिनिटी से कितना रहेगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर ये कहानी? अब बेटा ये एटम में ना ये कहानी बनाने में थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा था, तो इस इतने से सेक्शन को काट के मैं जूम करके बनाने वाला हूँ। ठीक है, इतने से सेक्शन को कट करके मैं जूम करके बनाऊंगा। तो पहले ये कहानी को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लें। चल, पहले मैं ये केस डिस्कस कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है पहले से, और अब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है। पहली कहानी क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है तो अगर वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, हाइड्रोजन के लिए सेकेंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी अपन निकाल चुके हैं, कितना? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या ये hc/लैम्डा से मैं निकालूं तो क्या लैम्डा की एक फिक्स वैल्यू निकलेगी? निकाली जा सकती है। तो एक लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आई। फिर दूसरा देखो, मतलब ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा, मानते हैं इस बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, दैट मीन्स वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा, हाँ या ना? सेम यही चीज अगर थर्ड से फर्स्ट में जाता है तो भी तो एक वेवलेंथ होगी। अब जरा पिछले टॉपिक पे चलते हैं, जो मेरा एमिशन स्पेक्ट्रम था। यहां पर भी तो यही हो रहा था, इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट हो गए, अब वो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया? लाइट एमिट की, और उसमें हर वो वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट थी जो लाइट यहां पर आपको दिख रही है। 1 2 3 4 सारी वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट थी उसमें, और यही लाइट मुझे स्पेक्ट्रम में जब मैंने प्रिज्म से पास कराया तो यहां पर डिफरेंट कलर में दिखाई दे रहे थे। अब समझ आया कौन से लाइट्स थे ये? क्लियर हुआ? यस और नो? पक्का? दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। जब लाइट रे को, हाँ, ये कब कहा मैंने? सिर्फ एक लेवल ऊपर जा सकता है? नहीं, मैंने बोला था वो ऊपर जा सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ एक लेवल ऊपर जाएगा, हो सकता है डायरेक्ट सेकंड में जंप कर जाए और सेकंड से वापस डायरेक्ट फर्स्ट में जंप कर सकता है, थर्ड से, मतलब ऐसा जरूरी है, ऐसा पॉसिबल है। वरना फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का प्रिंसिपल ही फेल करा दोगे बेटा, ये क्या बात बोल दी? मैंने ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था ऊपर जा सकता है एक लेवल ऊपर। अच्छा, मैंने उस सिनेरियो में बोला होगा, मैंने ऐसा कुछ बोला होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं रह सकता बीच में, एटलीस्ट वो एक लेवल ऊपर जाएगा, ये बोला होगा मैंने ऐसा कुछ बताया होगा, एटलीस्ट एक लेवल ऊपर जाएगा, बीच में कहीं जाके नहीं रह सकता। अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली कि बीच में कहीं रुकना पड़े तो रिजेक्ट कर देगा, चाहिए ही नहीं, ले जाओ। 499 का पिज़्ज़ा 498 मिले, पिज़्ज़ा वाला वापस भगा देगा, नहीं दूंगा पिज़्ज़ा, चल जाओ। वही होगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है ना? पिज़्ज़ा खाने को तभी मिलेगा जब पूरे 499 लेके आओगे। खाना है फार्म हाउस पिज़्ज़ा, फार्म हाउस 499 का ही आता है ना? तो बहुत टाइम हो गया खाए हुए। चलो अब दूसरे सिनेरियो पे आते हैं। अब मैंने वाइट लाइट भेजी, वाइट लाइट में क्या सारे वेवलेंथ्स पहले से प्रेजेंट थे? सारे वेवलेंथ थे। इसमें से इसे वो स्पेसिफिक वेवलेंथ दिख गया जिसने उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि वो अपने हायर स्टेट में चला जाए। क्या ये उस लाइट को एमिट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा? अभी ये ग्राउंड स्टेट में बैठा इलेक्ट्रॉन, इसे उस वेवलेंथ की एनर्जी दिख गई जो उसको हायर स्टेट में ले जा सकता हो, तो क्या ये उसे एब्जॉर्ब करेगा? यस। 499 मिल गए, लेंगे। 498 मिल गया, नहीं लेंगे। तो इसने हर उस एनर्जी को छोड़ दिया पहले ही जो मुझे नहीं चाहिए, वो सारी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही थी, पर इसने एब्जॉर्ब कौन से कर ली? जिससे ये हायर स्टेट में जा सकता था। अब जरा देखो यहाँ पर,
इस वाले केस में मान लेते हैं कि इसको व्हाइट लाइट में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली फिक्स वेवलेंथ वाली लाइट एनर्जी मिल गई। ये क्या करता है, हायर स्टेट में चला जाता है। एंड देन जो आपने व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देखा उसमें क्या ये ब्लैक लाइट्स दिख रहे थे, ब्लैक स्पॉट्स, वो क्यों दिख रहे थे मुझे, क्योंकि वो एनर्जी इस पूरे व्हाइट लाइट में से मिसिंग हो गई। और क्यों मिसिंग हुई, क्योंकि उसे एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया हायर स्टेट में जाने के लिए। अब आपका सवाल आएगा, सर आपने तो कहा था 10⁻⁸ सेकंड में वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। आता होगा, बाद में अलग से इसे रेडिएट करेगा, वो कहानी ये रही, करेगा उसे रेडिएट। बट अब देखो इसमें भी कहानी क्या है, अकेला एटम तो है नहीं, एक ने एब्जॉर्ब किया वापस ग्राउंड स्टेट में, और बगल वाले को ट्रांसफर कर देगा, सेम एनर्जी दिखी, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर उसका अगला चला गया, फिर उसका अगला चला गया। यहाँ पर तो करोड़ों करोड़ एटम्स हैं, अब तक पहुँचेगा बाहर वो लाइट। उतनी देर में मुझे ब्लैक स्पॉट दिख गया, क्लियर हुआ। एक हाइड्रोजन एटम ने वही एनर्जी, एक्चुअली में जितनी एनर्जी थी वो एक्साइटेड स्टेट में गया, वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, अपनी एनर्जी एमिट करी उसने, बगल में दूसरा हाइड्रोजन बैठा था, उसने उस एनर्जी से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, फिर वो वापस रेडिएट करेगा। हो सकता है एनर्जी अंदर ही से रोटेट करती रह जाए, फिक्स वेवलेंथ वाली एनर्जी अंदर रोटेट करती रह गई, लेकिन जो नहीं एब्जॉर्ब हुई वो बाहर निकल गई, क्योंकि बेटा उसको ये सिर्फ वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो इसको हायर स्टेट में पहुंचा पाए, उससे कम वाली एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा ये, इसे चाहिए नहीं उससे कम की एनर्जी। नहीं समझ आई, क्योंकि वो लाइट रे बाहर ही नहीं आई ना। जैसे मान लो पिंक कलर इसको प्रॉपरली हायर स्टेट में पहुंचा पा रहा था, मैंने अज्यूम किया, तो पिंक कलर की लाइट रे को इसने क्या किया, अंदर ही घुमाना चालू कर दिया अपने एटम्स के बीच में। सारे एटम्स ही तो थे हाइड्रोजन के, बाहर कौन निकला, सिर्फ वो एनर्जी बाहर आ पाई जो एनर्जी इसने कहीं पे एब्जॉर्ब ही नहीं की। तो अब जरा देखो एग्जैक्टली वही रेज बाहर नहीं आ पाई जो यहां पर थे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ, अब देखो इसमें इसने खुद एनर्जी जनरेट की थी, इसने दूसरी फॉर्म में एनर्जी ली थी, एनर्जी पहले हीट की फॉर्म में ली थी ना इसने, और हीट को लाइट की फॉर्म में इसने कन्वर्ट किया था। अब आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन एटम वाली कहानी यहाँ पर भी तो हो सकती थी, एक लेता दूसरे को देता और ये अंदर ही घूमते रह जाते। बिल्कुल होता बेटा, बिल्कुल होता होगा यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डार्क रूम है ये, कुछ लाइट रे तो बाहर आएगी, कुछ तो बाहर आएगी, उस कुछ को मैंने चेक कर लिया, कुछ बाहर आएगी लेकिन मोस्टली तो डार्क स्पॉट दिखेगा मुझे। मोस्ट ऑफ द, ऐसा थोड़ी है कि लाइट रे आ गई तो अब यहाँ पर पड़ी रहेगी लाखों साल तक, ऐसा थोड़ी होता है, मैं लाइट बंद करूंगा अंधेरा हो जाएगा। बेटा यहाँ पर कुछ रेस बाहर आ रही है, मैं उसे ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि बाकी कोई भी रे नहीं है, यहाँ पर अंधेरा है, पार्शियल टाइम के लिए तो लाइट रे आ पा रही है, मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। यहाँ पर तो बेटा पहले से पूरी लाइट ही लाइट है, इसमें अगर मान लो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए लाइट आई भी, मैं उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सारी लाइट प्रेजेंट है। दोनों में डिफरेंस समझ आया, क्लियर हुई कहानी, पक्का दोनों एमिशन और स्पेक्ट्रम ये क्लियर है। एक्चुअली में यहीं पे इनका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम खत्म हो गया। अब जो आप बनाते हो वो एक फॉर्मेलिटी है जो मैं बना देता हूँ, ठीक है, कहानी क्लियर हुई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिर्फ इतनी सी कहानी थी। और अब देखो ज़रा, इसी का क्रॉस सेक्शन व्यू ऊपर की तरफ से, मान लो यही सेम चीज़ ऊपर बनी होती, इसी का क्रॉस सेक्शन व्यू बना के आपको चिपका दिया जाता है, जिसे आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हो। बनाए, चलो अच्छा, मुझे इसके नाम याद नहीं है, तुम लोग बता दोगे नाम, मुझे पूरा भरोसा है, बता दोगे ना। आप लोगों को ये येलो वाली लाइन नहीं बनानी, ये मैं मेरे लिए बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मत बनाना।
तो बेटा ये एटम के ही वही ऑर्बिटल्स हैं जो आपने देखे हैं, बस उसे जूम करके बना रहे हैं तो अपन को एक फ्लैट लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जूम करके बना रहा हूँ बस मैं। अब मैं इसे डिलीट करके देखता हूँ, अगर ये डिलीट हो जाता है तो। चलो, देखो बेटा ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, सबसे ऊपर वाला इन्फिनिटी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया हो। पॉसिबल है? पॉसिबल है 3 से डायरेक्ट 1 में आ गया हो। पॉसिबल है 4 से डायरेक्ट 1 में आ गया हो। पॉसिबल है 5 से डायरेक्ट 1 में आ गया हो। इन्फिनिटी से भी तो डायरेक्ट 1 में आ सकता है। इन सारे रेस के बारे में जिन्होंने रिसर्च की थी उन साइंटिस्ट का नाम था इसीलिए इनको नाम दिया जाता है लाइमन सीरीज। याद आया? अगला कौन था? बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। याद है? ये सब रिसर्चर्स, मतलब रिसर्चर्स के नाम थे जिन्होंने इसको रिसर्च किया था। ठीक है, तो अब ज़रा देखो, मैं एक एक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलता हूँ। सबकी एनर्जीज भी मेरे हिसाब से आपको पता है हाइड्रोजन के लिए। कोई गधा ही होगा जिसे नहीं पता होगी। है क्या कोई हमारे बीच जिसे हर एक ऑर्बिटल के लिए एनर्जी ना पता हो? क्या सर, जागते तो शायद पता होती, फिजिक्स की कॉपी लेके आते तो शायद पढ़ पाते। n इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन के लिए बताओ इसकी एनर्जी कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। मुझे नहीं पता, आप कितना चेक करते रहेंगे, लेकिन मुझे पता है n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सॉरी, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। n टेंड्स टू बी इन्फिनिटी। इक्वल टू नहीं लगा सकते ना, इक्वल तो एक फिक्स नंबर के लिए होता है, इन्फिनिटी इज अ फिक्स नंबर। नो, n टेंड्स टू बी इन्फिनिटी। कितनी एनर्जी होती है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्फिनिटी मतलब कितना? सूरज के पार। तो आप सबको याद है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी से बाहर, और ये कुछ मिलीमीटर से भी कम है। ठीक है, मिलीमीटर भी एक बड़ा नंबर है, उससे भी कम है इन्फिनिटी। जहां पर न्यूक्लियस फोर्स ना लगा पाए इलेक्ट्रॉन पर, वही तो था इन्फिनिटी। क्या चीज? आपकी उंगली पे ही इन्फिनिटी भी खत्म हो जाएगी। मिलीमीटर्स बोल रहा हूँ बेटा, मिलीमीटर्स। ठीक है, इतना कम डिस्टेंस है, न्यूक्लियस जहां पर फोर्स ना लगा पाए, बात खत्म। चलो वापस इधर आते हैं। तो बेटा लाइमन सीरीज में क्या था कि किसी भी ऑर्बिट से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। वो सारी की सारी रेडिएटेड एनर्जी क्या थी मेरी? लाइमन सीरीज। और संयोग से ये सीरीज मुझे बाद में मिली थी, पहले मुझे मिली थी बामर सीरीज। क्यों? क्योंकि बामर वो अकेली सीरीज है जिसमें मुझे विजिबल रेज मिलती है, ये सब तो विजिबल ही नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा यहाँ से कोई रेज आ रही थी? तो पहले हमें बामर पता चला था, फिर उसके बाद हमें बाकी के सीरीज के बारे में आइडिया लगा। ठीक है, चलो तो अगली सीरीज का नाम सबको याद है? तो बना दो सीधा।
तो इसका नाम बामर सीरीज। देन आफ्टर अगला, तो मैं ये लास्ट बना रहा हूँ, इसके बाद तो तुम लोग बना ही लोगे सारे। अनुज पीछे वाली सीट पे जाके बैठो। अनुज, अभी जो भी पढ़ा है मैं नीचे आलोक सर के सामने जाके तुम तीनों से पूछूंगा क्या क्या पढ़ा है मैंने, ठीक है? मैंने बोल रखा पढ़ाते वक्त मैं नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करता। तो लाइमन, बामर, पाशन, फिर ब्रैकेट पर नंबरी बना लेना आप लोग, ठीक है? अब एक बात बताओ, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है या वायलेट की? सब मानते हैं इस बात को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर मैं पूछूं कि रेडियो वेव्स की सॉरी इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी या फिर अल्ट्रावायलेट की? इंफ्रारेड ज़्यादा होगी, तो यानी ज़्यादा वाली सारे कौन से रेंज में है? इंफ्रारेड। और कम वाले कहाँ हैं? अल्ट्रावायलेट में। तो यहाँ पर विजिबल था, यहाँ वालों की वेवलेंथ हमेशा इससे कम होंगे। अच्छा, वेवलेंथ की भी कहानी बताता हूँ। देखो, ऊपर बढ़ोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, इस तरफ बढ़ते हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है? नेगेटिव में थी, ठीक है? और इस तरफ बढ़ते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है। मतलब कि अगर मैं इनमें चेक करूं, सब ज़्यादा वेवलेंथ वाला कौन सा होगा इन सब में? इन्फिनिटी से डायरेक्ट आने वाला। सबसे कम वेवलेंथ वाला जो सेकंड से इसमें आया है, ठीक है? तो इस तरफ वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। इसमें था विजिबल, इतनी सी बात याद रखना। तो इस वाले में कौन सा आएगा? अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड? इंफ्रारेड की कम है ज़्यादा है? ज़्यादा है। इस तरफ ज़्यादा होगी, इस तरफ कौन सी आएगी? अल्ट्रावायलेट। यानी इस वाले रेंज में मुझे कौन सी लाइट रे दिखती है? अल्ट्रावायलेट, ठीक है? और इस तरफ जब हम बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर तो विजिबल था ही, प्लस यहाँ पर भी मुझे इंफ्रारेड दिखता है कुछ पार्शियल, और इसके बाद तो सब में इंफ्रारेड है, ठीक है? इजी, क्लियर? कुछ कंफ्यूजन? वाईफाई आ रहा है सिर पे। मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाओगे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। इस तरफ बढ़ने से मेरा मतलब है लाइमन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे भी बढ़ोगे तो वेवलेंथ बढ़ रही है। बामर में फिर इसके बाद लाइमन से ज़्यादा वेवलेंथ आएगी, पास्चन में उससे भी ज़्यादा वेवलेंथ आएगी। वेवलेंथ इस तरफ जैसे जैसे मूव करो बढ़ती जा रही है। तो एक बात बताओ, विजिबल रीजन मुझे पता है सिर्फ बामर सीरीज में होते हैं, ये याद रखना है आपको। तो इससे पहले वाले में डेफिनेटली इससे कम वेवलेंथ वाली लाइट रे होगी। तो विजिबल से कम वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी है? अल्ट्रावायलेट ही तो आती है, तो अल्ट्रावायलेट इधर आ गया। विजिबल से ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट रे कौन सी है? तो इस तरफ इंफ्रारेड आएगी, बात खत्म, सिंपल। बेटा ये इसमें दोनों आ जाती है एक्चुअली में, विजिबल भी आ जाती है और इंफ्रारेड भी आ जाती है। ये केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दे रखा है आपको। आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश की हो तो उसमें लिखा होगा विजिबल स्लैश इंफ्रारेड बामर सीरीज में, ठीक है? तो ये दिया हुआ है आपके बुक में। क्लियर हुआ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबको? इजी? अच्छा, किसी ने छापा ही नहीं आज तो कुछ भी, छापना शुरू करवाएं? चलो, अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओगे और छापोगे यहाँ से। हाँ बिल्कुल, शुरुआत से आज कुछ नहीं छापा ना, तो ये एब्जॉर्प्शन एमिशन यहाँ से चालू करोगे ना। कहानी तो बहुत कुछ समझाई, क्या ये लिख सकते हो आप लोग अपने लैंग्वेज में या मेरे को लिखवाना पड़ेगा? ना, लिखवाऊंगा नहीं, लिखो अपनी लैंग्वेज में। और जल्दी लिख के फ्री करना, मुझे अगला चैप्टर स्टार्ट करना है और आधा ख़त्म भी करना है आज। इजी? ये कौन सा था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलो, वो याद है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, याद है नहीं है ये सब?
टॉपिक्स थे तुम लोगों के? केमिस्ट्री में था क्लास 11 में। अच्छा सॉरी, तुम लोग के चैप्टर ही डिलीट हो गया वो, स्टेट्स ऑफ मैटर। पर मैंने तो पढ़ा है केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, फिजिक्स में था। तो बेटा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है? हाँ भाई हाँ। अरे मेरी बुक कहाँ गई है? चाहिए। अच्छा ये चैप्टर कैसा लगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर? ये था ना टेस्टी चैप्टर। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रिडीबर्ग की कहानी तो बताई कहाँ है मैंने अभी? रिडीबर्ग, रिडीबर्ग कांस्टेंट केमिस्ट्री में था, भूल गए? अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आएगा वो भी। अच्छा वैसे थोड़ा सा तो मैंने शायद इसका आइडिया दे दिया था आप लोगों को, नहीं दिया था? क्या बेटा? इसमें तो वाइट लाइट भेजी है, उसमें सिर्फ करंट की वजह से, मतलब तुम्हें कुल मिला के करंट ना भी बता, तुम ये बता दो कि हमने उसको एनर्जी दी थी, लाइट नहीं दी थी। अच्छा एडवांस में इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं एटम चैप्टर में। एटॉमिक कॉलिजन्स कैसे होते हैं, एनर्जी उनकी कैसे रेज होती है। कोई इंटरेस्टेड है? सारांश तो होगा। हाँ चलो देखेंगे। वो भी रेयर ही आते हैं, है तो सही टॉपिक लेकिन रेयर ही आते हैं। मेन कहानी तो यही है जो है। बन गया ये, नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊँ? अच्छा इसमें n इज इक्वल टू 5 के लिए चाहो तो लिख सकते हो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये थी एटम की कहानी।
मेरे से पूछ लो यार, क्या हो गया? एक्चुअली जब वाइट लाइट दिया था ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो बाकी तो उसने भगा दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, सिर्फ वो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली थी। अब वो वापस ग्राउंड स्टेट में जाएगा तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा। पर पंगा क्या हो गया कि वो ग्राउंड स्टेट में जाता है, उसके बगल वाले एटम को दे देता है एनर्जी, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो कंटिन्यूसली बहुत देर बाद लाइट बाहर आएगी या कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आएगी। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द टाइम मुझे क्या मिलेगा? ब्लैक लाइट ही तो मिलेगा, ब्लैक स्पॉट मिलेगा। तो मुझे वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि वो एक फिक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट को खा गया। तो उसने क्या कर लिया था? एब्जॉर्ब कर लिया था लाइट को, इसलिए उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा। और पहले वाले में क्या था? एमिशन। वो खुद ही लाइट एमिट कर रहा था, मैंने उसको कोई लाइट दी नहीं थी, खुद ही लाइट एमिट करने लग गया वो। ठीक है। अब तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, केमिकल टेस्ट कर लो, पता कर लो हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है। उस टाइम पे ऐसे ही पता करते थे कौन सी गैस है। तो ये चैप्टर्स जो आप पढ़ रहे हो ना, ये इवोल्यूशन ऑफ साइंस पढ़ रहे हो आप। साइंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सोचो आप मैक्सवेल से यही कहानी तो करते आ रहे हो। मैक्सवेल सबसे पहले, एक्चुअली मैं 12th क्लास में अपने किया ही यही है, कूलम्स पहले जाना, कैसे चार्जेस के पीछे फोर्स लगता है, फिर उसकी पूरी कहानी समझी। देन आफ्टर आप आए पोटेंशियल पे, क्यों चार्ज मूव करता है, क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी होती है या एनर्जी अप्लाई होता है। हाँ, वो समझ में नहीं आया, पता है मुझे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ गया अपना ये करंट, चार्ज का मूवमेंट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसे अपने नाम भी दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले में चार्ज स्टैटिक था, दूसरे मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आया मैग्नेटिज्म, मूविंग विद अ एक्सेलरेशन, यही था। देन आफ्टर फिर आपने एक नई डिस्कवरी पढ़ी, अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद ईएम वेव, कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो हो कैसे रहा था और कौन सा हो रहा था। फिर उसकी अगली कहानी ये थी अपनी, उसकी अगली कहानी अपनी ये थी एटम की, मतलब ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर के बाद एटम पे आए, अब न्यूक्लियर पे आएंगे इसके बाद। और न्यूक्लियस ख़त्म करने के बाद मज़े करेंगे, हो गई डिस्कवरी ख़त्म। ठीक है, चल हो गया ये ख़त्म। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना लिया, ये बन गया। अच्छा, ये इंतज़ार कर रहे थे मेरा, गुड। अच्छा, रेडीबर्ग के बारे में ज़्यादा आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, बहुत पढ़ा है इसके बारे में। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और ये सब निकालते थे उसमें, तो मैं मान के चलो आप सबको आती है सब कहानियाँ।
अच्छा, अगर मैं कोई एक ऐसा सब्सटेंस ढूंढ लूँ बच्चों जो अल्ट्रावायलेट से भी कम वेवलेंथ वाली वेव जनरेट कर दे, तो क्या मेरे बहुत काम की चीज़ हो जाएगी? अब समझो बायो वालों को फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं। हम लोग यहाँ पर डेवलप कर लेंगे एक्स रेज। गामा तो मुझे बनाना ही नहीं है, गामा तो बहुत डेंजरस रेज है, तो गामा नहीं बनाना मुझे। एक्स एक्स रेज भी डेंजरस है वैसे, बट गामा तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डेंजरस है। हाँ, पॉसिबल है, कंट्रोल्ड वे में दिया जाता है बेटा। एक्चुअली में अगर आप इसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट देखोगे ना, तो लेज़र ऑपरेशन में ये नहीं होता। लेज़र ऑपरेशन अलग चीज़ है, वो किडनी स्टोन के होते हैं ना, वो अलग तरीका होता है उसका। बट इसका जो होता है ना गामा रेज का, इसके लिए क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंजेक्ट किया जाता है आई गेस रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोबाल्ट 60 आई थिंक, या जो भी है, देख लेना जो भी होता है। तो उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है पहले उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जहाँ पर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है। फिर वहाँ पर वो क्या होता है कि लाइट रेडिएशन जैसे ही उन्हें मिलती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एक्साइट होकर टूटना न्यूक्लियस शुरू कर देता है उसका। तो वहाँ पर बहुत कम अमाउंट में गामा रेज निकलती है। ऐसा नहीं होता कि एक्सरे की तरह गामा रेज छोड़ना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे तो पूरी स्किन गई उसकी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रेडिएशंस डैमेज करना शुरू करती है, कैंसर सेल्स को जला देती है, प्रॉपर ख़त्म कर देती है। पर उसकी वजह से एक साइड इफेक्ट भी होता है। रेडिएशन को आप रोक नहीं सकते, अगर बॉडी में एक जगह से निकला तो हर जगह से निकलता है। तो जिनका रेडियोथेरेपी हो रही होती है ना, उनके शरीर के सारे बाल उड़ जाते हैं, ये आईब्रोज वगैरह सब खाली हो जाता है उनका। हाँ, पूरे गंजे हो जाते हैं, आईब्रोज वगैरह सब खाली हो जाता है उनका। तो इस वजह से होता है, सारे बाल उड़ जाते हैं रेडिएशन की वजह से। अब यार फिर तो कैसे कंफर्मेशन हो जाता है। दोबारा आ जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है ना भी आए। आएंगे तो बहुत कम आएंगे, क्योंकि ये आपका कैंसर जो होता है ये सेल्स के डीएनए को डीनेचर कर देता है, डीएनए का नेचर खराब कर देता है। क्यों जापान में आज तक लोग ऐसे हो रहे हैं? उनके डीएनए खराब हो चुके हैं, डिस्टॉर्टेड हो गए। आप सोचो ना, सिर्फ ह्यूमंस के लिए खतरनाक नहीं है गामा रेडिएशंस, क्रॉप साइकिल की डीएनए खराब कर देती है वो। क्रॉप साइकिल बिगड़ जाती है वहाँ पर। अगर कहीं पर न्यूक्लियर स्ट्राइक होता तो वहाँ पर अनाज की शॉर्टेज इतनी बुरी हो जाएगी, खाना उगेगा ही नहीं। क्रॉप साइकिल की डीएनए तक खराब कर दी उसने। दूसरी बात, लगभग आने वाले 100-150 साल तक वहाँ पर रेडिएशन खत्म नहीं होगी, वहाँ पर कंटिन्यूस रेडिएशन रहेंगे। उसको रोकने के लिए वैसे कुछ तरीके होते हैं, कम करने के लिए। रोक तो सकता ही नहीं है, कम करने के तरीके होते हैं, जैसे कि बोरिक एसिड का छिड़काव करना और ये सब चीज़ें। तो उसको कम किया जा सकता है, बट रोका नहीं जा सकता। ख़त्म तो होता ही नहीं है रेडिएशन, कभी नहीं ख़त्म होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ये सोचो कितना घातक चीज़ है। इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब को कोशिश किया जाता है अवॉइड किया जाए। तो बेटा उनकी म्यूटेशंस होंगे उनकी बॉडी में, बिल्कुल होंगे, पर वो म्यूटेशंस फ़र्क नहीं पड़ते, क्योंकि कैंसर ये रेडियोथेरेपी वगैरह ट्रीटमेंट किया जाता है ना, ये एजेड पीपल्स की होते हैं, तो उनके नई जनरेशन आने वाली नहीं होती, वो पहले आ चुकी होती है। तो उस चीज़ का कोई खास इफेक्ट दिखता नहीं हमें, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उनका ही ट्रीटमेंट हो रहा होता है जो जिनकी नई जनरेशन अब नहीं आनी है, वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं। तो कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है उसकी वजह से। बच्चों का रेडियोथेरेपी बेटा बहुत रेयर ही किया जाता है। ऑलमोस्ट मैं आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट पे लेके जाऊँ, हाँ, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी एक ही होता है। बता देता हूँ मैं, उसमें बता देता हूँ। आप ये ऑब्ज़र्व करना कभी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जिनकी कीमोथेरेपीज़ हुई हैं, रेयर ही कोई है जो बचा हो। रेयर रेयर कहता रहा हूँ, रेयर। और फिर तो मैं इसके आगे मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा नहीं इस बारे में, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, यहीं पे छत पे से घर दिखता है मेरे एक दोस्त का, तो उसकी मदर को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था। शायद थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर था उनका, ठीक है। और डॉक्टर ने मतलब तुरंत सजेस्ट किया, तुरंत ऑपरेट करवाओ इसे, पेट में था कैंसर, तुरंत ऑपरेट करवाओ। और वो ऑपरेट करवाने भी जा रहे थे, बट किसी ने मना किया उन्हें कि मत करवाओ।
ऑपरेट मत करवाओ, आप एक बार एक डॉक्टर से कंसल्ट करो। मैं एक डॉक्टर का नंबर दे रहा हूँ और वो यहीं पे है, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं वो। हाँ, तो जो उनका स्टेटमेंट है मैं वो बता रहा हूँ आपको। उन डॉक्टर का स्टेटमेंट है कि क्या आपने किसी को कैंसर से मरते हुए देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ। बोला आपकी गलती, कैंसर से कोई नहीं मरा, जो मरा वो कैंसर के इलाज से मरा, आप नोटिस करो इस बात को। हर वो इंसान जिसकी डेथ हुई है वो ऑलमोस्ट वो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी ले चुका होता है। अब वही बता रहा हूँ, उन्होंने नहीं लिया। डॉक्टर साहब ने 3 या 4 महीने का टाइम दिया था उन्हें कि नहीं करवाओगे तो 3-4 महीने का टाइम है इनके पास। मेरे साथ तो शायद 11-12 साल निकल चुके हैं, कोई सोनोग्राफी नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया, बिल्कुल ठीक है। और ये अकेली एग्जांपल नहीं, मेरे पास ऐसे 3-4 एग्जांपल्स और भी हैं। एक तो मेरे नोन में थे ऑटो वाले भैया, उनकी मदर को हो गया था। तो हाँ हाँ, कुछ नहीं हो रहा, देख लो आप, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। मेरे मैं वही नॉन एग्जांपल बता रहा हूँ, ये भी नहीं बता रहा कि मैंने किसी के मुंह से सुने, तो सुने साहब ने नहीं हुआ उनको स्प्रेड, 3rd स्टेज ऑफ कैंसर था उनका। अब मैं वो पॉसिबिलिटीज़ भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जो डॉक्टर उन्होंने जो बताया मैं वो चीज़ें बता दूंगा आपको अभी। फिर दूसरी बात पे आता हूँ इधर। जो ऑटो वाले भैया का बता रहा हूँ, उनकी मदर को भी ऐसे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो उनको भी यही था फटाफट ऑपरेट कराना। उनके शायद क्या बोलते हैं, कौन सा कैंसर था मैं भूल रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं उसे, हाँ चलो ठीक है। तो उनके कैंसर था, तो डॉक्टर ने कहा फटाफट करवाओ, उनके पास पैसे वैसे थे नहीं इतने, नहीं करवाया, बोला कि ऑपरेट करवा के कोई फ़ायदा नहीं है। एजेड मदर, उनके भी 16-17 साल निकल गए, अभी भी है, अभी भी है। अब मैंने जो आप लोगों को बात कही, ये बात नोटिस करना कि ऑलमोस्ट आपको कैंसर के वही पेशेंट की डेथ होती हुई दिखेगी जिनकी कीमोथेरेपीज हो चुकी है। आप मुझे एग्जांपल दो ना, आप मुझे एग्जांपल्स देना, मैं बात करूंगा उस बारे में। मेरे को जो पता है मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब मैंने जो वो डॉक्टर साहब ने बताया था मैं वो बात और बता देता हूँ आपको। उन्होंने बोला था अगर आपके फेस पे एक पिंपल होता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, फोड़ दो तुरंत, पूरे फेस पे फैल जाए। तो बाहर हुए पिंपल को आपने फोड़ा और पूरे फेस पे फैल गया, आपने समझ लिया उस बात को, तो पेट में हुए कैंसर को क्यों नहीं समझा आपने? ये आप सोच रहे हो ऐसा? क्या ये आपका सोचना है ऐसा बेटा? सेम यही चीज़ तो हो रही है वहाँ पर भी, कीमोथेरेपी के बाद तो फैल ही तो रहा है। डिफरेंस क्या था? थेरेपी हुई, जल गया, देन आफ्टर फिर आपको नेक्स्ट कीमोथेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर वो फैल नहीं रहा था तो नेक्स्ट कीमोथेरेपी की ज़रूरत ही क्या थी ना? तो अब देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फिर एक बात बोलता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं, मैंने जो बात डॉक्टर से सुनी है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अगर पिंपल का ट्रीटमेंट चाहिए तो क्या इलाज है उसका? कुछ मत करो, छोड़ दो, यही होता है, कुछ मत करो, छोड़ दो। अब आप सोच लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या? नहीं, आप अगर उसे फोड़ते हो तो मार्क छोड़ता है, नहीं छोड़ सकता ऐसे। आपने अगर उसके साथ कुछ नहीं किया तो अपने आप 3 से 4 दिन में गायब हो जाएगा, खुद ही गायब हो जाएगा वो। बाकी थोड़ा बहुत आपके बॉडी में हार्मोनल चेंज की वजह से वो आता है, फिर वो चला जाता है। बाकी अब मैं बहुत ज़्यादा, मैंने कहा फिर मैं अगेन डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फिर वही बात बोलूँगा, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। इस बार हो सकता है मैं नीट का एग्ज़ाम देने की सोच रहा हूँ, तो बन जाऊँ तो अलग बात है, ठीक है? चलो आगे बढ़े, रिडीबर्ग की बात पे है। तो रिडीबर्ग ने सबको जाके बताया कि मैंने एक बहुत महान फार्मूला बनाया है, ठीक है? हाँ, बहुत महान फार्मूला बनाया रिडीबर्ग ने। और अगर इसकी जड़ बताऊँ इस महान फार्मूले की, तो पहले तो ये देख लो, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड, जेड नहीं जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर 1/,
ठीक है, ये कुछ ही नहीं था बेटा, वो क्या नाम है उसका, निल्स बोहर का एनर्जी का फॉर्मूला वो कर दिया, इधर उधर भेज दिया, इसमें एच और सी की वैल्यू और रख दी, और इसको एक नया कांस्टेंट नाम दिया रिडीबर्ग कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू भी होती है r इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, यूनिट इसकी आप लोग निकालोगे, मुझे नहीं आती यूनिट, ठीक है, निकाल लोगे, नालायक को मीटर इनवर्स, ठीक है, z यूनिट लेस n यूनिट लेस लैम्डा ही तो है बस, मीटर इनवर्स, ठीक है, निकाल लेना। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी याद मत करना, ठीक है, मत करना याद, नहीं करनी याद, फिर याद क्या करना है। अब देखो इसने करते करते काम भी पता नहीं क्या बेवकूफ़ी कर दी, मैं अगर इसकी जगह होता ना तो मैं 1/r की वैल्यू निकालता, r की कभी नहीं निकालता। रीज़न हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती है मुझे 1/r की, है ना, तो मैं इसको क्यों रखता। तो आप लोगों को याद रखना 1/r की वैल्यू क्या होती है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 911, और इससे जो लैम्डा का आंसर मिलेगा वो याद रखना हमेशा मिलेगा एंगस्टर्न में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, लैम्डा हमेशा मुझे मिलेगा एंगस्टर्न में, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट मतलब 909 से लेकर 915 तक तुमको जो वैल्यू सूटेबल रखे वो रख देना, ठीक है ना, क्यों, कैलकुलेशन में इजीली कैंसल्ड आउट होने के लिए। पहली बात समझ आई। दूसरी बात, अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे ये भी देख लो। ये स्पेक्ट्रल लाइंस है, आपसे पूछा जाए कि लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए कैलकुलेट करो, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो लाइमन सीरीज मतलब मुझे ये पता है लोअर तो हमेशा क्या होने वाला है 1, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे कम वेवलेंथ, इनमें से सबसे कम वेवलेंथ बताना कौन सी है, 2 से 1 हो गया काम। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन्फिनिटी से 1, इजी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम बामर सीरीज, देखो सेकंड में वापस आना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कौन सा आया आपका, n इज इक्वल टू 5 आ रही है, हाँ तो n इज इक्वल टू 5, 5 आ रहा है 4 आ रहा है 5 आ रहा है 1 2, अच्छा देखो 3 4 5 फिफ्थ, ठीक है ना, फिफ्थ आएगा ना थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में उठा के वैल्यू रखनी है। बोलो तो प्रैक्टिस कराऊं या काम खत्म करें, ये बहुत प्रैक्टिस करी आप लोगों ने, तो सिर्फ रीडीबग का फॉर्मूला लिखो, फिर लास्ट टॉपिक बता के ख़त्म करता हूँ, ठीक है। किसी ने पहले लिख लिया तो मैं कॉपी फाड़ू, कोई है क्या जिसने पहले लिख लिया हो, चलो आज तो पेज फाड़ने में मज़ा आएगा। पहले लिख लिया ना तुमने, नहीं बस ये पढ़ूंगा मेरा मन, चलो माफ़ किया। वैसे बेचारा कभी कभी रहते रहते दुखी हो जाता है। अच्छा क्या चल रहा है तुम्हारा 11th का, छोड़ दिया फिर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं किया, रोटेशन नालायक, फ्लूइड मैकेनिक्स कर लो, अब स्टार्ट कर दो फ्लूइड, वर्क एनर्जी तक तो हो गया था ना तुम्हारा, फ्लूइड स्टार्ट कर दो, फ्लूइड के बाद थर्मो, फिर देखेंगे ऐसा चल रही, हाँ फिर ये बाद में देखेंगे, अभी तो पहले फिर तुम फ्लूइड उठाओ। केमिस्ट्री में तो आपने नैनोमीटर में देखा होगा, नहीं बेटा यही है वैल्यू तो 1.097, देख लेना, मुझे तो यही याद है, इसको 1.1 बोला होगा,
अप्रोक्स देख के आना और बताना मुझे, ठीक है? देख के आना फिर बताना। वैसे इसको जनरली बुक्स 1.1 इंटू 10⁷ लिख देती है, ठीक है? बाकी मुझे बता देना अगर ऐसा कुछ हो तो मैं देख लूँगा। तारा सिंह क्लास में आती क्यों है? ये आती है फिर चली जाती है, इसका कुछ पता ही नहीं रहता। डन। तो लास्ट में दी ब्रोगली के बारे में बता दूं, बहुत बार बता चुका हूँ, फालतू सी बात है। इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल बना के दिया था, फॉर्मूला बनाया था, वो याद है ना? बताई थी कहानी, महान फॉर्मूला, याद है? भूल गए? इन्होंने दो महान रिसर्चर्स को उठाया और अपना एक फॉर्मूला बनाया, E इज इक्वल टू hc/λ और E इज इक्वल टू mc², दोनों को बराबर कर दिया और निकाला लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। इसी महान इक्वेशन को कहा गया दी ब्रोगली ड्यूल नेचर। हाँ, दी ब्रोगली ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यही तो बताया था इन्होंने कि लाइट के पार्टिकल्स, ये पार्टिकल नेचर था, ये वेव नेचर था, तो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जो वेव की फॉर्म में चलते हैं। इन्होंने यही तो बताया था, 6 मिनट में रिसर्च करी थी, भूल गए? ठीक है। फिर इन्होंने एटॉमिक मॉडल भी बना के बताया, एटॉमिक मॉडल भी बना के बताया, और ये एटॉमिक मॉडल सच्चाई बताऊं तो इनका नहीं था, ये भी निल्स बोहर ने ही आपको बता दिया था, ये भी निल्स बोहर ने बता दिया था, बट आप लोग समझ नहीं पाए थे। बता तो निल्स बोहर ही चुके थे। देखो कैसे इन्होंने कहा कि पहला ऑर्बिटल, देखो 2 मिनट में आप लोग बोलोगे हाँ सर ये बताया तो था, पहला ऑर्बिटल हमेशा एक वेव बनाएगा, यानी इसको उठाओ, पहला एंड लास्ट एंड मिला दो और बन गया। तो पहला ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, स्फेरिकल। फिर दूसरे ऑर्बिटल के लिए इन्होंने कहा था कि वो 2 वेव्स बनाएगा। अब मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, इस वजह से मैं तो सही नहीं बना पाऊंगा, मेरे को उम्मीद है तुम लोग बना पाओगे। इसको इससे ज्वाइन कर देना और एक ऑर्बिटल बना दो। हाँ हाँ, मैंने कब कहा मैंने नहीं बताया? मैंने नहीं, निल्स बोहर ने बताया था। ये एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे दे रखा है डायग्राम, देख लेना। अभी अमीबा सा बन गया मेरा, तुम लोग बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तीसरा वाला 3 वेव के लिए बना रखा है। अच्छा ये ध्यान रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा वेव ही है ये, और ये सच है, ऐसा नहीं है कि एटम ऐसा नहीं होता, बिल्कुल होता है ऐसा। पर ये मैंने जो वेव बनाए ना बहुत ज़्यादा वेवलेंथ के बनाए, इनकी वेवलेंथ बहुत, सॉरी एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, बहुत कम एम्पलीट्यूड के होते हैं। इसी वजह से तो सोचो उसमें px, py, pz प्रेजेंट हो पाता है। फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ s था प्रेजेंट, याद है? सेकेंड ऑर्बिट में s और p दोनों प्रेजेंट थे, उसका रीजन वो वेव्स, ये वेव्स की वजह से हो रहा था ये, ठीक है ना? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल जगह स्प्लिट हो पा रहे थे। फिर आगे तो फिर और क्वांटम नंबर्स पढ़ते हो तो तुम लोग पता चल जाता है। अब फिजिक्स में तो इतनी कहानी है तो मैं इससे ज़्यादा बता नहीं सकता, और केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा तुम लोगों को बताया जा नहीं सकता। रीज़न है वहाँ पर भी, क्योंकि 11th क्लास में भिड़ते ही पहले दूसरे चैप्टर पढ़ा देते हैं। ना तुम्हें एंगुलर मोमेंटम पता है, ना तुम्हें ये सारी कहानियाँ पता है। आज तुम्हें रियलाइज़ हो रहा होगा कि ये सब चीज़ें पढ़ी थी इसलिए कुछ समझ में आ रहा है। और 11th में क्या हुआ था, रोना आ रहा था इस चैप्टर में जब पढ़ रहे थे तुम लोग, क्या ही आता जा रहा है, कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अब देखो चैप्टर क्या लग रहा है, ईजी सा, क्या ही था इस चैप्टर में, क्योंकि आपने अब वो सफिशिएंट थ्योरीज पढ़ ली है। हाँ ये मुझे पूरा विश्वास है नहीं याद होगा, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम पूछ के देखो, देखो कहानी बिगड़ जाएगी, अभी नाराज होकर बैठ जाएगी, ऐसे सॉल्व मेल से पूछते हो आप, है ना? क्या था बेटा एंगुलर मोमेंटम? फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ क्या क्या था? अच्छा चलो ये छोड़ा, अपन ने डिनोट किससे किया था इसे? हाँ वेरी गुड, ओमेगा। आ गया समझ में? हाँ मैं बाकियों से पूछूं, देखो देखते हैं किससे डिनोट किया था बेटा एंगुलर मोमेंटम? हाँ ओमेगा, वेरी गुड गुड। ओमेगा एंगुलर स्पीड था, नालायक को एंगुलर वेलोसिटी, क्या कर रहे हो? एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा हूँ, एल, एल इज इक्वल टू एम वी आर। इतने सारे क्वेश्चंस करे थे इसके। हाँ आई ओमेगा फॉर्मूला था इसका।
जोरदार। चलो न्यूक्लियस की तरफ चलते हैं। टॉप चैप्टर डालो न्यूक्लियर। ये खत्म हो गया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, लेकिन ये जितना समझ में आया उतनी जल्दी भूलोगे भी, इसलिए इसको रिवाइज करना। ठीक है, जिस स्पीड से समझ में आता है उसी स्पीड से भूलते हैं इसको बाद में फिर। हाँ ना, मैं रिकॉर्डिंग करता ही नहीं हूँ, आज का ही नहीं किया। कहा था रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैंने अपलोड कर दिया होगा। अगर बोला होगा तो मैंने अपलोड कर दिया होगा। ऑप्टिक्स का बोला था आपने? हाँ, तो मैंने अपलोड कर दिया था। चैप्टर न्यूक्लियर। आज मेरी आगे आने वाली क्लासेस खाली है, तो मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। चैप्टर का नाम न्यूक्लियर है। पहले तो न्यूक्लियर क्या होता है? न्यूक्लियस वर्ड तो समझ में भी आता है, न्यूक्लियर क्या होता है? क्या? न्यूक्लियस वर्ड तो फिर भी समझ में आता है, न्यूक्लियर क्या होता है? हाँ, कैसा क्या? सिंगुलर। चलो, हमारे बीच बैठे हुए एक बहुत महान बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। न्यूक्लियस इज अ सिंगुलर और न्यूक्लियर इज अ प्लूरल। ठीक है, हाँ सच है। हाँ वो ठीक है जो भी बोला, बट हाँ अच्छा अच्छा पहुंचा, गुड। तो न्यूक्लियर बेटा, बहुत सारे न्यूक्लियस को न्यूक्लियर कहा जाता है। ठीक है, प्लूरल वर्ड है, ग्रुप ऑफ बहुत सारे न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर। तो हमारे चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर। अब यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें पढ़ा देता हूँ। पहले न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? क्या होते हैं न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंस। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं दो ही सब्सटेंस को जानता हूँ, एक प्रोटॉन को और एक न्यूट्रॉन को। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिवाइड हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिवाइड नहीं होता है। प्रोटॉन खुद किसी और चीज़ से बना है। एक काम करना, फिर केमिस्ट्री में पढ़ के ही आना फिर वापस, फिर मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होते। तो बेटा केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि फिजिक्स में पढ़ाने के लिए बचा था ना।